सीबीएल में आपका स्वागत है। और आज हम फिर चर्चा करने वाले हैं समसामयिक घटनाओं पर। तो आज हम समसामयिक घटनाओं में देखेंगे 2 जुलाई से 8 जुलाई तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनसे प्रीलिम्स के एग्जाम में साथ साथ आपके मेंस एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो उनमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण जो हमारे विषय हैं, उनको कवर करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि अभी आपको मालूम सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ और सभी राज्यों के जो सूचना आयोग हैं, चाहे आपके केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे आपके राज्य सूचना आयोग हो, इनमें क्या बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं। उनके संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि ये जो पेंडेंसी है उसका कारण क्या है और क्यों ये रिपोर्ट जो पोस्ट हैं वो नहीं भरी गई हैं और इनको जल्दी से जल्दी जो वैकेंसीज हैं उनको भरा जाए। ठीक है ना। तो इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है, राज्य सूचना आयोग क्या होता है, सूचना आयोग में कौन मेंबर होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनको कैसे हटाते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा एक पहला टॉपिक है। दूसरा है निपुण भारत मिशन। जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके तहत जो 3 से 9 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनमें साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मतलब उनकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की है, जिसमें उनमें संख्यात्मक योग्यता को आगे बढ़ाया जा सके। उसके अलावा नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो जल विवाद है, श्रीशैलम जो प्रोजेक्ट है उसके संबंध में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विवाद चल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कृष्णा नदी जो है ना और गोदावरी पर जो आपका डैम है जो प्रोजेक्ट है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही देखेंगे इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, कैसे जो नदी जल विवाद हैं उनका निपटारा किया जाता है। इसके बाद डिजिटल इंडिया जो मिशन था या कार्यक्रम था, इसके 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस पर संबोधन दिया गया है, वेबिनार। उसमें स्किल इंडिया जो डिजिटल इंडिया है उस पर चर्चा की गई है कि क्या क्या इससे हमें आउटकम प्राप्त हुए हैं और कौन कौन सी अभी वर्तमान में डिजिटल इंडिया में चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। चलते आगे। सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ और राज्य के जो सभी सूचना आयोग हैं, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, इनके संबंध में जो निर्देश दिए हैं, आप जानते हैं चर्चा में क्यों है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत संघ और सभी राज्यों के जो केंद्रीय सूचना आयोग हैं और राज्य सूचना आयोग में जो रिक्तियां हैं, मतलब जो पद खाली हैं, जो पेंडेंसी है, उनके संबंध में जो नवीन घटनाएं हैं उनकी स्थिति की जो रिपोर्ट है वो दाखिल की जाए कि भाई ये जो पद हैं वो क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। जब पद ही नहीं भरे जा रहे हैं तो वो सूचना आयोग, चाहे केंद्र का सूचना आयोग हो चाहे राज्य का सूचना आयोग हो, अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पाएगा और जो कार्यभार है वो बढ़ता जाएगा। तो कार्यभार बढ़ेगा तो जिस उद्देश्य से जो सूचना आयोग का निर्माण किया गया, गठन किया गया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में विलम्ब होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब केंद्रीय सूचना आयोग मतलब CIC के संदर्भ में हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्थापना क्या होती है, कैसे स्थापना होती है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कैसे हटाते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक चर्चा में है तो इसलिए इससे जो इसका ट्रेडिशनल पार्ट है वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आप लोग सब जानते हैं फिर भी हम इस पर चर्चा करते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले स्थापना की बात करें तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है 2005, आपको मालूम है हमारा जो अनुच्छेद 19 है, 19 हमें थॉट एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है, मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। तो व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। तो इसी के तहत जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 19 जो हमारा आर्टिकल है और उसका जो क्लॉज नंबर 1 है उसके A का पार्ट है, क्योंकि आप कब बोलेंगे जब आपको जानकारी होगी, इसलिए जानने का अधिकार इसमें शामिल है। हालांकि ये जानने का अधिकार स्पष्ट रूप से आर्टिकल 19 में नहीं लिखा गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से यहीं से उद्भूत होता है या उसका जो उत्पन्न हुआ है वो अनुच्छेद 19 से ही हुआ है। तो इसके लिए अलग से फिर 2005 में RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 पारित किया गया और इसके तहत, इसके प्रावधानों के तहत केंद्र में जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा सूचना आयोग की स्थापना की गई। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है,
तो कैसा निकाय हुआ, सांविधिक निकाय हुआ या वैधानिक निकाय हुआ, क्योंकि इसके लिए 2005 में अलग से एक अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। अधिनियम के तहत स्थापना हुई, इसलिए वैधानिक या सांविधिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक निकाय नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो कैसा निकाय है, कार्यकारी निकाय है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर लगाएंगे आप, ये वैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सदस्य की बात करें तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तो तथा अधिक से अधिक, है ना, कितने 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। जो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और मैक्सिमम 10 मेंबर इसमें सदस्य हो सकते हैं। अभी जैसे वर्तमान में इसमें 6 हैं, कम है, लेकिन मैक्सिमम 10 ही हो सकते हैं। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। वो समिति रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है, उसके आधार पर नियुक्ति होती है। अब उस नियुक्ति समिति की बात करें तो उस नियुक्ति समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो उसका मेंबर होगा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मतलब 3 लोग इसमें शामिल होंगे। पहले प्रधानमंत्री जो कि इसके अध्यक्ष होंगे, दूसरे लोकसभा में विपक्ष का नेता। अब कई बार क्या होता है, या वर्तमान की बात करें कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो कौन होगा, सबसे बड़ी जो पार्टी है उसका जो लीडर होगा वो इसमें मेंबर होगा। और तीसरा प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री। तो 3 मेंबर होंगे, इन मेंबरों की समिति बनेगी और ये समिति सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को और इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे किसकी, इसके मेंबर की, सदस्य की और अध्यक्ष की। क्षेत्राधिकार की बात करें, कौन कौन सा इसका क्षेत्राधिकार है, तो उसमें आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। मतलब केंद्र सरकार के जितनी भी अथॉरिटी हैं, जितने कार्यालय विभाग हैं, सब इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो देश की एकता, अखंडता को बाधित कर सकती हैं अगर उनको उजागर किया जाए, है ना। कोई गुप्त सूचना है जैसे आईबी से संबंधित है, रॉ से संबंधित है, तो इन सूचनाओं को अगर मांगा जाता है तो उन सूचनाओं को देने से मना किया जा सकता है, वो इसके दायरे में अंतर्गत या इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। कार्यकाल की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि, है ना, पहले आपको मालूम हो कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था, पर 2019 में एक अधिनियम लाया गया, विधेयक लाया गया, इसमें संशोधन किया और वर्तमान में अधिनियम का रूप ले चुका है। इसमें ये 5 वर्ष की जो प्रावधान था इसको हटा दिया और वर्तमान में क्या लिख दिया कि एक सूचना आयुक्त कितना होगा, निर्धारित अवधि, मतलब जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी वो, और आयु मैक्सिमम कितनी, 65 वर्ष, ठीक है ना। जितना केंद्र सरकार के द्वारा, अभी 5 वर्ष था पहले, अब 5 वर्ष हटा दिया है, केंद्र सरकार जितना निर्धारित कर देगी उतना इनका कार्यकाल होगा। लेकिन एज अभी भी अधिकतम कितनी है, 65 वर्ष। ये मुद्दा आपको मालूम बड़ा विवादित रहा था, क्योंकि इसमें जो केंद्र सरकार है उसका प्रभाव ज़्यादा सूचना आयोग पर होगा और जब चाहे जब उसकी आयु को या जो कार्यकाल उसको कम ज़्यादा कर सकती है, तो स्वतंत्रता पूर्वक उतने काम आयोग नहीं कर पाएगा। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति अगर एक बार मेंबर अध्यक्ष बन गया है सूचना आयोग का तो दोबारा वो मेंबर या अध्यक्ष नहीं बनेगा। आगे हम देखते हैं कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसके कार्य एवं शक्तियां क्या है। देखिए, आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंध व्यक्ति से पूछताछ करे। दूसरा है, आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। तीसरा है, आयोग के पास पूछताछ करने हेतु समन भेजने, दस्तावेज की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, है ना। सरल शब्दों में समझें कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्यालय से कोई सूचना मांगता है और उसे वो सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है, आयोग में की जा सकती है। आयोग, है ना। अब इसमें कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ने शिकायत की, तब वो इस मामले को देखा, कई बार स्वतः संज्ञान मतलब खुद के संज्ञान मतलब होता है जानकारी, अगर उसे लगती तो भी इस मामले में वो हस्तक्षेप कर सकता है और जो अधिकारी इसने सूचना नहीं दी है उस पर कार्यवाही कर सकता है। जब ये कार्यवाही करेगा, जांच करेगा, उस समय न्यायालय को, इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होगी। सिविल न्यायालय या जिसे हम
दीवानी न्यायालय कहते हैं, इसका मतलब होता है कि वो किसी अधिकारी को अपने पास बुला सकता है, समन जारी कर सकता है, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज मांग सकता है। तो ये शक्तियाँ आयोग को यहाँ पर प्रदान की गई हैं। तो इन्हें कहते हैं हम सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ। अब देखिए मुद्दे क्या हैं। सूचना आयोग से संबंधित कुछ मुद्दे उभर कर आते हैं। उनमें सबसे पहला जो मुद्दा है कि देरी और बैकलॉग। क्या होता है कि केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष जो भी आवेदन लगाए जाते हैं सूचना के संबंध में, उनके निर्णय में, निवारण में बहुत लंबा समय लग जाता है। आयोग के समक्ष दायर की गई अपील या शिकायत के निपटारे में औसतन 388 दिन, लगभग 1 साल से ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, दूसरा ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा, पिछले वर्ष जारी की रिपोर्ट बताती है केंद्र और राज्य सूचना आयोग दोनों में सूचना के अधिकार के अब तक 2.2 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। मतलब इतने मामलों का निपटारा आज तक नहीं हो पाया है। और इसमें एक बड़ा कारण हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास स्टाफ नहीं है, मेंबर कम है ना, कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है, जब आयोग का निर्माण ही या गठन इसलिए हुआ है कि सूचना की आपूर्ति बिना किसी बाधा के प्रसारित हो सके या उसका विस्तार हो, सूचना सब लोगों में पहुंच सके। वो आप देखें पेंडिंग एक प्रकार से दर्शाती है कि आयोग अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से करने में असफल है। दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। रिपोर्ट में पाया गया कानून के उल्लंघन के लिए सरकारी अधिकारियों को शायद ही किसी सजा का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं जुर्माना का प्रावधान है, लेकिन व्यवहार में जुर्माने का कोई ऐसा सामना नहीं करना पड़ता, ऐसी रिपोर्ट कहती है। पिछले विश्लेषण में लगभग 59% उल्लंघनों के बावजूद केवल 2.2 मामलों में जुर्माना लगाया गया था, जो कि जुर्माना लगाना चाहिए था। लगभग 59%, 60% ऐसे मामले थे जिन पर जुर्माना लगना चाहिए था। अधिकारियों ने सूचना का जो अधिकार है उसको सही तरीके से लागू नहीं किया, या सूचना नहीं दी थी, या सूचना देने में गुमराह किया था व्यक्ति को। तो इतने मामलों से मात्र लगभग 2% ही मामलों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि लगना कितनी चाहिए था, लगभग 59% पर। इसके अलावा रिक्ति वाला मामला देखें कि न्यायालय बार बार कह रहा है कि ये जो पद हैं उनको रिक्त ना रखा जाए, लेकिन फिर भी अभी देखें कि मैंने बताया कि 1+10 होना चाहिए, लेकिन 1+10 में जो 10 मेंबर है उसमें से मात्र 6 मेंबर ही अभी वर्तमान में पदस्थ हैं। 4 रिक्तियां आज भी खाली हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टाफ और बहुत सारे जो है वो तो अलग ही बात है, मेन मेंबर का ही पद या सदस्य का पद जो है वो खाली है। पारदर्शिता की कमी है, चयन के मानदंड आदि का रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया है, मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं रखा गया है, ये इसमें इशू आते हैं। अब सूचना का जो अधिकार संशोधन विधेयक था 2019 का, अब पारित हो गया है, राष्ट्रपति महोदय के इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो अधिनियम के रूप में ये अब परिवर्तित हो गया है। इसकी हम बात करें, पहले जो हमारा मूल अधिनियम था, जो सूचना का अधिकार अधिनियम था, इसकी धारा 13 केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसको निर्धारित करती थी। या तो वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है या उसकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, इनमें से जो भी पहले हो उसका कार्यकाल था, ऐसा पहले था। ठीक है, दूसरा देखते हैं संशोधन के में अब प्रस्ताव करता है कि दोनों के लिए नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए होगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। अब आपको मालूम है कि इस जो बिल था या विधेयक था, विधेयक का मतलब आप समझते हैं, विधेयक का मतलब होता है कच्चा कानून का जो मसौदा है वो संसद में पेश किया जाता है। ठीक, लेकिन जब इस कानून पर चर्चा के बाद, संसद पारित करने के बाद जब राष्ट्रपति महोदय साइन कर देते हैं तो अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल में ये प्रस्ताव था, विधेयक में, अभी अधिनियम में परिवर्तित हो चुका है। इसमें क्या लिखा है कि केंद्र सरकार जो कार्यकाल की जो वर्ष हैं या समय सीमा है तय कर देगी, वही होगी। ठीक है ना, तो हमने इस पर चर्चा की कि पहले 5-65 था, 5-65 नहीं है, 65 वर्ष तो फिक्स है, लेकिन कार्यकाल कितना होगा ये केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। धारा 16 के तहत मूल अधिनियम राज्य सूचना आयोग और राज्य जो सूचना आयोग है के वेतन, भत्ते, सेवा व अन्य शर्तों को क्रमशः चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य सचिव के समान निर्धारित करता था। मतलब पहले प्रावधान था कि केंद्रीय सूचना आयोग का जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसे भारत के निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनके समान वेतन भत्ते दिए जाते थे, और सदस्यों को जो अन्य चुनाव आयुक्त थे उनके समान वेतन भत्ते दिए जाते थे। ऐसे ही अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में जो मुख्य सूचना आयुक्त होता था उसे राज्य निर्वाचन आयोग के
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, क्योंकि राज्यों में एक ही निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे मुख्य कह सकते हैं हम, या डायरेक्ट ऐसे ही कह सकते हैं। तो इसके समान वेतन भत्ते प्राप्त होते थे। और जो अन्य सूचना आयुक्त होते थे राज्य के, उनको वेतन भत्ते किसके समान प्राप्त होते थे? राज्य के मुख्य सचिव के समान। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, एक होगा केंद्रीय सूचना आयोग और दूसरा राज्य सूचना आयोग। अब क्या होगा, केंद्र सूचना आयोग में क्या होगा? मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अन्य सूचना आयुक्त होगा। और यहाँ पर भी मुख्य सूचना आयुक्त होगा और आपके अन्य सूचना आयुक्त होंगे। केंद्र सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उन्हें हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के समान वेतन भत्ते प्राप्त होते थे। और अन्य सूचना आयुक्त थे, उन्हें जो आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, है ना, इन्हें हम इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, इनके समान वेतन भत्ते प्राप्त होते थे। ऐसा प्रावधान था। अगर हम राज्यों में बात करें तो राज्य में जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के समान वेतन भत्ते प्राप्त होते थे। और जो अन्य सूचना आयुक्त होते थे राज्य सूचना आयोग के, उन्हें जो राज्य सरकार का मुख्य सचिव उसके समान वेतन भत्ते प्राप्त होते थे। लेकिन ये आपको मालूम है, ये वाला जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। क्लियर? संशोधन का प्रस्ताव है केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर, CIC मतलब सूचना आयुक्त और राज्य के सूचना आयुक्त को वेतन भत्ते, सेवा शर्तें अन्य केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। चाहे केंद्र सरकार का सूचना आयोग हो, चाहे राज्य सरकार का सूचना आयोग हो, चाहे आपके मुख्य सूचना आयुक्त हो, चाहे अन्य सूचना आयुक्त हो, सबके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें कौन तय करेगी? केंद्र सरकार तय करेगी। ये इसमें प्रावधान किया गया है। चलते आगे थोड़ा हम देखें कि 2019 का जो अधिनियम आया उसके पहले क्या था और अभी क्या है। देखें, सबसे पहले 2005 का जो एक्ट है ये कहता था चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब CIC एंड इंफॉर्मेशन कमीशन एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल विल बी सर्व फॉर 5 ईयर। चाहे केंद्र का सूचना आयुक्त हो और मुख्य सूचना आयुक्त हो, चाहे केंद्र का अन्य सूचना आयुक्त हो, चाहे राज्य का सूचना आयुक्त हो, कितने साल के लिए काम करते थे? इसमें लिखा था 5 वर्ष। ठीक है ना, हमें मालूम 5 वर्ष और मैक्सिमम एज तो आपको मालूम 65 वर्ष। लेकिन 2019 का बिल था, इसने क्या कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब केंद्र सरकार तय करेगी कितना कार्यकाल होगा, मतलब 5 वर्ष का प्रावधान इसमें से हटा दिया। पहला अंतर। दूसरा आते हैं सैलरी। 2005 का जो एक्ट था, मतलब मूल हमारा जो अधिनियम था, एट द सेंट्रल लेवल सैलरी ऑफ CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या मुख्य सूचना आयुक्त एंड IC इक्विवेलेंट टू सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर रिस्पेक्टिवली एट स्टेट लेवल इक्विवेलेंट टू सैलरी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ सेक्रेटरी रिस्पेक्टिवली। जो मैंने आपको बताया था कि इनके वेतन भत्ते जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसके आपके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते थे, अन्य सूचना आयुक्त थे केंद्र के, उनके निर्वाचन आयुक्त के समान होते थे। ऐसे ही राज्यों की बात करें तो राज्य में जो सूचना आयुक्त है उसके जो होते थे किसके समान होते थे? राज्य निर्वाचन जो आयुक्त थे उसके समान होते थे। और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं राज्य सूचना आयोग के, उनके राज्य के जो हमारे मुख्य सचिव उसके समान होते थे। अब 2019 के बिल में हम देखें क्या चेंज है। सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सेंटर एंड स्टेट CIC मतलब सूचना आयुक्त एंड अन्य सूचना आयुक्त विल बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार तय करेगी, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। अब ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं, डिडक्शन की बात करें 2019 या 2005 के जो एक्ट है इसमें प्रावधान किया गया था एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट CIC एंड IC मतलब केंद्र का सूचना आयुक्त है या राज्य का सूचना आयुक्त है, अगर वो उन्हें कोई पेंशन प्राप्त होती, पहले कोई पद धारण किया था उन्होंने और उन्हें पेंशन प्राप्त होती थी, तो अब उन्हें जो सैलरी मिल रही थी ना, उसमें से पेंशन को हटाकर, है ना, उसको माइनस करके पेंशन मिलती थी। ठीक है ना। लेकिन अब 2019 के बिल में इस प्रावधान को हटा दिया है। ठीक है, वो पेंशन आपकी रिड्यूस नहीं की जाएगी सैलरी में से। ठीक है ना। उदाहरण के लिए इसमें क्या प्रावधान था कि आपको मान लीजिए
50,000 सैलरी मिल रही है ना, और इससे पहले आप कोई पद पर कार्य करते थे जिसकी पेंशन उदाहरण के लिए 10,000 रुपये है, तो अब आपको जो सैलरी मिलती वो कितनी, 50 में से 10 को माइनस करने के बाद 40,000। ठीक है, ऐसा प्रावधान था 2005 के एक्ट में। यह हमारा जो मूल एक्ट था सूचना का अधिकार अधिनियम, लेकिन इस प्रावधान को भी यहाँ से हटा दिया। तो ये थोड़ा आप समझ गए होंगे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। अब नेक्स्ट हमारा जो मिशन है निपुण मिशन। आपको मालूम है कि जो 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बच्चे हैं उनमें जो न्यूमेरेसी बोलते हैं या जो अंकीय क्षमता होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो क्लास 3 है, ग्रेड 3 है, जिस स्तर तक उनका लेवल होना चाहिए उस लेवल को प्राप्त करने के लिए ये हमारी नई शिक्षा नीति के तहत संचालित किया जाएगा। इसकी शुरुआत की गई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं और आखिरकार में ये है क्या। फुल फॉर्म देखें हम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, मतलब क्षमता बढ़े और आपकी जो अंकीय क्षमता है उसके बारे में भी इनका ज्ञान का वर्धन हो, बढ़ावा हो। शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन की शुरुआत की है। मतलब उनकी संख्यात्मक ज्ञान बढ़े, पढ़ाई में उनके निपुणता बढ़े, प्रवीणता आए, और इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है, 3 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं, 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक आयु के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की सीखने की जो आवश्यकता है ना, और आवश्यकता में जो जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी किया जा सके। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में की जा रही है। इसकी शुरुआत मतलब एक पार्ट के रूप में नई शिक्षा नीति, आपको मालूम है अभी 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इसके पार्ट के रूप में, इसके भाग के रूप में इसकी शुरुआत की जा रही है। उद्देश्य आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, जो आपकी संख्यात्मक जो सीखने की क्षमता है वो सार्वभौमिक उसको अडॉप्ट कर सके, करने एक सक्षम वातावरण बनाना, ताकि ग्रेड 3 का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढ़ने, लिखने और अंक गणितीय में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। इतना वो क्षमतावान हो जाए, कब तक, 2026-27 तक, कि क्लास 3 में, कक्षा 3 में जब पहुंचता है तो कक्षा 3 में जितना नॉलेज उसे होना चाहिए वो उसको प्राप्त कर सके। अभी समस्या ये होती है क्लास तो बढ़ती जाती है लेकिन वो समझ उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। इसके बिंदु क्षेत्र देखें हम, या स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने के लिए, शिक्षा तक पहुंच और वो कंटिन्यू बने रहें, इस पर ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे शिक्षक क्षमता का निर्माण, है ना, कई बार समस्या ये आती है कि शिक्षक को हम डेवलप नहीं, जबकि शिक्षक को डेवलप नहीं करेंगे आप तो फिर वो समय के हिसाब से खुद को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, और जो नए आपके शिक्षा में आयाम आ रहे हैं उनको पूरा करने में प्रॉब्लम होगी। तो शिक्षा का 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहला मतलब हमें टीचर पर भी ध्यान देना चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, समय के बदलते अनुरूप में वो खुद को ढाल सके, और अब वही शिक्षा देगा किसको, बच्चे को। ऐसा ना हो कई बार कि शिक्षक धीरे धीरे क्या हो जा, मतलब एक उसकी जो एजुकेशन पद्धति है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो ज्ञान है, वो धीरे धीरे क्या कि समय के हिसाब से अपडेट ना कर पाए, तो फिर आगे पढ़ाने में भी उसे प्रॉब्लम होगी। जो हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा का विकास हो, नए आयामों को हम स्पर्श कर सकें, उसमें समस्या आ सकती है। उच्च गुणवत्ता मतलब क्वालिटेटिव एजुकेशन, और छात्र एवं शिक्षक संसाधनों, शिक्षण सामग्री का विकास, है ना। कई बार शिक्षक होता है अच्छा पढ़ाने वाला, बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, लेकिन जो संसाधन है उनकी कमी होती है, उसको भी पूरा किया जा सके। तथा सीखने के परिणामों को लेकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर रखना, मतलब कौन सा बच्चा सीख रहा है तो ये हमें ध्यान रखना होगा। क्लियर। हालांकि इसमें प्रावधान यही किया गया है कि किस बच्चे ने प्रगति की है, और कोई बच्चा प्रगति नहीं कर रहा तो उसके कारणों की हम जांच कर पाएंगे जब हमें मालूम रहेगा कि हाँ ये बच्चा सीख रहा है, ये नहीं सीख रहा है, तो इस पर ये नज़र रखेगा। अब इसके बात करें हम क्रियान्वयन की, लागू करने की बात करें। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, अगर पूछे ना कौन लागू करेगा तो हालांकि आप समझ ही गए शिक्षा नीति का भाग है,
तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इसकी क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर तक एक 5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। एक सिस्टम इसको लागू करने के लिए स्थापित किया जा रहा है जो 5 स्तर पर होगा। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा आपका राज्य स्तर पर, तीसरा आपका जिला स्तर पर, चौथा आपका ब्लॉक स्तर पर और जो लास्ट है वो स्कूल स्तर पर। तो 5 स्तरीय व्यवस्था इसके लिए लागू करने के लिए विकसित किया जा रहा है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम 3 मौजूद योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर शुरू किया गया है। तीनों को मिलाकर इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य पूर्व विद्यालय से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से सुनिश्चित करना है। मतलब प्री स्कूलिंग से लेकर 12वीं कक्षा तक पूरे को समग्र रूप से कवर करेगा। इसके अलावा एक निष्ठा की शुरुआत भी की गई है, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्या बच्चों की, अब जो बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षापक या अध्यापक हैं उनके लिए भी क्या है डेवलपमेंट, उनके प्रशिक्षण के लिए कार्य किया जाए। तो निष्ठा की शुरुआत की गई है। इसका फुल फॉर्म देखें, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, है ना, इसे कहा निष्ठा। इसके तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN कहते हैं इसे हम, जो आपका साक्षरता, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान हिंदी में कहते हैं, के लिए विशेष पैकेज NCERT के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे हम निष्ठा कह रहे हैं। NCERT इसकी शुरुआत कर रही है। इस वर्ष प्री प्राइमरी से प्राइमरी कक्षा तक पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख शिक्षकों को FLN का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो बुनियादी शिक्षा है वो संख्यात्मक जो ज्ञान है उसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। निष्ठा एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्षमता का निर्माण कार्यक्रम है। मतलब जिससे बच्चों के साथ साथ जो शिक्षक हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके, उनकी क्षमता को भी समय के अनुरूप परिवर्तित किया सके, उसमें एनहांसमेंट, उसमें परिवर्धन संवर्धन किया जा सके। वो समय समय पर जब ऐसे प्रशिक्षण उनको प्रदान किए जाएंगे तो स्वयं में वो परिनिष्ठा ला सकेंगे, खुद को परिनिष्ठ परिमार्जित कर सकेंगे। अब बात करते हैं अपेक्षित परिणामों की, कि क्या क्या अपेक्षित परिणाम होंगे या हो सकते हैं। अपेक्षित का मतलब होंगे। प्राथमिक कौशल बच्चों को शिक्षा में रखने से सक्षम बनाते, इससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। तथा इससे प्रारंभिक से उच्च प्राथमिक व माध्यमिक चरणों में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आएगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य भी है कि जो बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर है उसको कम किया जा सके, तभी तो हम हमारे शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। गतिविधि आधारित लर्निंग और सीखने के अनुकूल माहौल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मतलब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा, जिससे उनकी जो सीखने की क्षमता है उसमें सुधार होगा, गुणवत्ता बढ़ेगी। खिलौना आधारित और अनुभवात्मक लर्निंग जैसे अभिनव अध्यापन, कला, कक्षा कार्य इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे लर्निंग, सीखना एक आनंदमय आकर्षण गतिविधि मिलेगी। मतलब अनुभव के आधार पर उन्हें हम सिखाएंगे तो उससे क्या होगा, उनका मन लगेगा, ठीक है, आनंददायक जो प्रक्रिया होगी। तो बच्चे का जब मन लगेगा तो बहुत आसानी से सीखेगा। आप समझते, जितना व्यक्ति को किसी काम में मन लगता है उतने अच्छे तरीके से उसको कर पाता है। शिक्षकों का उच्च क्षमता निर्माण उन्हें सशक्त बनाता है और अध्यापन कला चुनने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें अपेक्षित परिणाम हैं। अपेक्षित परिणाम में आप और देखते हैं इसके अलावा शारीरिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास, शरीर का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, भावनात्मक रूप से। वर्तमान में आप देखें कि एजुकेशन, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन भावनात्मक रूप से आपको कमजोर बच्चे दिखाई दे रहे हैं। या समाज की ही बात करें, क्योंकि समाज से ही बच्चे जन्म लेते हैं, तो समाज में भावनात्मक उतनी मजबूती नहीं है, ठीक है। तो इससे इसका विकास, साक्षरता व संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल आदि जैसे परस्पर संबंधित और निर्भर विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब समग्र विकास किया जाए, जो उसके प्रगति कार्ड में परिलक्षित होगा। मतलब प्रगति कार्ड में लिखा जाएगा ये सारे आयामों को। कितना अच्छा प्रोग्राम है अगर इसका व्यवस्थित क्रियान्वयन किया जाए।
इस प्रकार बच्चे तेजी से सीखने की क्षमता हासिल करेंगे और उनकी शिक्षा के बाद जीवन परिणामों और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि जब इतने अच्छे से काम होगा, उनका एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, भावनात्मक, संज्ञानात्मक सभी रूप पर वो मजबूत होंगे, तो जो भी वो कार्य करेंगे उसका जो परिणाम है वो सकारात्मक और अच्छा रहेगा। चूंकि शिक्षा ग्रहण करने हेतु हर बच्चा प्रारंभिक ग्रेड में प्रवेश लेता है, इसलिए उस स्तर पर ध्यान देने से सामाजिक, आर्थिक व अलाभकारी समूह को भी लाभ होगा। इस प्रकार समान व समावेशी गुणवत्ता शिक्षा तक सुनिश्चित होगी। मतलब सभी सेक्टर को, सभी क्षेत्रों को, सभी को इसमें विकास या फायदा देखने को मिलेगा। अब हमारा जो नया टॉपिक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना जल विवाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में शिकायत की है कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्रीशैलम परियोजना के जल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। अब जो तेलंगाना से जो नदी चलकर आ रही है, ठीक है ना, कृष्णा नदी, और उस पर जो आपका श्रीशैलम जो परियोजना है, ठीक है ना, श्रीशैलम परियोजना में जो विद्युत उत्पादन जितना हिस्सा आंध्र प्रदेश का है और जितना तेलंगाना, अपने अपने अगर हिस्से के हिसाब से वो उसका यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेलंगाना उससे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन कर रहा है जितना उसके हिस्से में आना चाहिए। तो इसलिए क्या है, तेलंगाना के खिलाफ आंध्र प्रदेश ने शिकायत की है। कृष्णा नदी प्रबंधन जो बोर्ड है, अपने हालिया आदेशों में तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को कहा था। ठीक है ना, फिर भी तेलंगाना उत्पादन कर रहा है। तेलंगाना सरकार द्वारा इस बोर्ड के आदेशों की अवहेलना के कारण तनाव पैदा हो गया। अब जब आदेश दिया है उसके बाद भी नहीं मान रहा, तो फिर एक टेंशन की स्थिति, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विवाद पर आप नजर डालें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कृष्णा और गोदावरी एवं उनकी सहायक नदियों जो हैं, जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, उनकी जो नदियों का जो जल है उसको वो साझा करते हैं। दोनों राज्यों ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत नदी बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग और शीर्ष परिषदों से मंजूरी लिए बिना कई नई परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। हालांकि चाहे आंध्र प्रदेश हो चाहे तेलंगाना, दोनों ने किया, लेकिन अभी क्या है कि जो सीमा है, जो आपकी लिमिट है, उससे आगे जाकर कार्य कर रहा है तेलंगाना, इसलिए तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कामकाज की निगरानी हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक शीर्ष परिषद के गठन को अनिवार्य बनाता है। शीर्ष परिषद में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल है, जो इसकी निगरानी करेंगे। एक तो आपके जल संसाधन मंत्री हो जाएंगे केंद्र के, और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो इसकी निगरानी करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के श्रीशैलम जलाशय के ऊपरी हिस्से से कृष्णा नदी के जल के उपयोग को बढ़ाने के प्रस्ताव के कारण तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की। श्रीशैलम जलाशय आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह नल्लामाला पहाड़ियों पर स्थित है। तो श्रीशैलम जलाशय कहाँ है? ये नल्लामल्लम पहाड़ियों पर है, आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसके अलावा हम देखें कि अगर ऐसे कोई विवाद आते हैं तो इन विवादों का निपटान कैसे किया जाता है, मतलब अंतर्राज्यीय जो एक से अधिक राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद हैं उनको कैसे निपटाए जाए। तो हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है आपको मालूम है कि अनुच्छेद 262 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे के लिए क्या है, ट्रिब्यूनल की स्थापना, अधिकरण की या न्यायाधिकरण बोलते हैं हम, इनकी स्थापना का प्रावधान करता है कि संसद चाहे तो इसके लिए ऐसा कोई ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जल विवाद हैं उनका निपटारा आसानी से कर सके। इसके तहत संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निपटारे के लिए कानून का प्रावधान कर सकती है। चाहे जल के उपयोग की बात हो, चाहे वितरण की बात हो, चाहे उसके कंट्रोल या नियंत्रण की बात हो, इन सारे विवादों के निपटारे के लिए वो ऐसा अधिकरण स्थापित कर सकती है और इसके लिए वो कानून बना सकती है। संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि इस तरह के किसी विवाद या शिकायत के संबंध में ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही किसी उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक सकती है। मतलब
अगर संसद ऐसा प्रावधान कर देती है तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा वो अंतिम रहेगा। इस संबंध में संसद ने 2 कानून बनाए हैं, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 का है और अंतर्राज्यीय जल विवाद जो अधिनियम है वो भी 1956 का है। दोनों इसके लिए कार्य करते हैं। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के नियमन और विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है, जो इसका मैनेजमेंट करें। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें सलाह देने हेतु एक नदी बोर्ड की स्थापना की गई, जो क्या करेगा कि अगर राज्य सरकार उनसे सलाह मांगती हैं या इनका मैनेजमेंट करवाना चाहती हैं, उनके मामलों को निपटारा करवाना चाह रहे हैं, तो इनके लिए इसकी स्थापना की गई है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को एक अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद के निर्णय के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण की स्थापना करने का अधिकार देता है। एडहॉक ट्रिब्यूनल या अलग से एक ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उनके निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, वो ट्रिब्यूनल इनकी निपटारा करे। लेकिन आपको वर्तमान में आपको मालूम है कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं अलग अलग नदी के लिए जो काम कर रहे हैं और आज तक इनका पूर्णतः निपटान नहीं हो पाए। कारण ये होता है कि अगर ट्रिब्यूनल की कोई निर्णय है, एक राज्य ने मान लिया, दूसरे ने नहीं माना, कई बार दोनों ने नहीं माना, कोई लागू नहीं कर रहा है, तो ऐसे कई प्रकार के ट्रिब्यूनल जो आपने सुने हैं बने हैं। अब सारे ट्रिब्यूनल को मिटाकर या मर्ज करके एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो सारे मामलों की सुनवाई करेगा और इसकी समय सीमा होगी, समय सीमा 1 वर्ष के भीतर इन मामलों को निपटार किया जाएगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है, आप जानते हैं। किसी भी जल विवाद के संबंध में ना तो सर्वोच्च न्यायालय, ना किसी उच्च न्यायालय या किसी जो अन्य न्यायालय को हस्तक्षेप करने की पावर नहीं होती है, वो नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया है तो अंतिम होगा, उसे चैलेंज किसी कोर्ट में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल इंडिया मिशन। आप जानते हैं अभी हाल में ही इसको 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मोदी जी के द्वारा इस पर एक वेबिनार भी दिया गया है और वेबिनार में जो बिंदु दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये लॉन्च कब किया गया था, तो वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इसके विजन क्षेत्र हम देखें, दृष्टि क्षेत्र देखें, तो प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोगिता के रूप में, मतलब डिजिटल जो इंडिया मिशन था, इसका उद्देश्य था कि पूरे भारत को धीरे धीरे क्या है डिजिटल में डिजिटल करना है, इससे सारे काम डिजिटली रूप से हो सके और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाए, तभी हम इसको साकार या आकार रूप में ला सकते हैं। मांग पर शासन और सेवाएं, मतलब डिमांड आधारित सर्विस, अगर जनता सेवा कोई मांगती है तो उसके हिसाब से उसे डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, अब वो ऑनलाइन के माध्यम से हो जाएगा, तो जो जनता को कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑनलाइन के माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है, ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण, जब डिजिटल के माध्यम से सारे काम होने लगेंगे तो नागरिकों में सशक्तिकरण, मतलब शक्ति उनकी बढ़ेगी। अभी जो अधिकारियों के द्वारा विभिन्न जो अनियमितताएं की जा रही थी वो भी उन पर रोक लगेगी, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिजिटली रूप से सब लोग क्या है जागरूक होंगे, सबके पास सभी जो कार्यालय हैं उनके डेटा होंगे, प्रोसेस मालूम होगी, ठीक है। तो इस माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण होगा। अगर हम उद्देश्यों की बात करें, भारत को एक ज्ञान भविष्य के रूप में तैयार करना, ठीक है, मतलब नॉलेज आधारित इंडिया को निर्माण करना। दूसरा, परिवर्तन को साकार करना, अर्थात आईटी मतलब इंडियन टैलेंट प्लस आईटी, दूसरा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा आईटी, मतलब इंडिया टुमारो, है ना। जो भविष्य का भारत है वो मोदी जी कहते ही हैं कि आने वाली सदी जो है 21वीं सदी है, जो हमारी वो भारत की सदी है। तो इंडियन टैलेंट को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिला दिया जाए तो भविष्य जो है भारत का होगा, इसको वास्तविक रूप प्रदान करना। नेक्स्ट है परिवर्तन को सक्षम करने के लिए टेक्नोलॉजी को केंद्र में लाना, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेंजेस किए जाएं। एक शीर्ष कार्यक्रम बनाना जो कई विभागों तक पहुंचे। डिजिटल इंडिया मिशन सारे विभागों, सारे कार्यालयों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब इसके हम अगर पिलर की बात करें, ठीक है ना, कि डिजिटल इंडिया के कुल 9 पिलर हैं, ये तो आपको मालूम ही, अगर पूछें कितने पिलर हैं तो 9 पिलर हैं। तो पहला ब्रॉडबैंड हाईवे, इसके माध्यम से
नेट या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से हम क्या सबसे या सारे डिपार्टमेंट से जुड़ पाएंगे। यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, सभी लोगों तक मोबाइल की पहुंच, मतलब सब लोगों के पास मोबाइल हो, साथ में मोबाइल में इंटरनेट हो। जब मोबाइल इंटरनेट दोनों होगा तो वो सर्विसों से जुड़ सकेंगे। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम है ना, विभिन्न प्रोग्राम चलाए गए, आपको मालूम है कि रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई मिल रहा है। ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट में तकनीकी का प्रयोग। ई गवर्नेंस मतलब इंटरनेट के माध्यम से क्या है, जनता को, नागरिकों को सरकार के द्वारा सेवाएं प्रदान करना। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे, पहले एक जमाना था कि सभी कार्य कागजी कार्यवाही के माध्यम से होते थे, बिना कार्यालय जाए नहीं होते थे, लेकिन आप घर बैठे कई सुविधाओं का लाभ ले, जैसे आप बिजली का बिल जमा करना आप घर से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले बिजली के बिल के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता था। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में डिलीवरी ऑफ सर्विस, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट्स, मतलब इंटरनेट डिजिटल सेक्टर में जो भी आपके उपकरण लगेंगे उनका इंपोर्ट, आयात नहीं करना। सभी का निर्माण किसमें, भारत में हो। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है और आत्मनिर्भर की तरफ एक बड़ा कदम है। इसके अलावा IT फॉर जॉब्स, मतलब इस सेक्टर में रोजगार सृजन करना। इंफॉर्मेशन टू, सभी तक सूचना की पहुंच। और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये जो है ना, इसके अंतर्गत हम 9 पिलर पढ़ते हैं, है ना। आप अगर और देखें हिंदी में, गवर्नमेंट हाईवे, ठीक है, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वजनिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस का कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार। ई क्रांति, इसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT, अर्ली हार्वेस्ट, ठीक है ना। इसी को हमने डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि ये इमेज में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसको हिंदी में लिखा है। एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान रखेंगे कौन कौन से पिलर हैं। आगे हम देखते हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कुछ योजनाएं संचालित की गई थी, है ना। इसके जो सहायक प्रोग्राम थे उसमें सबसे पहला नाम आता है दीक्षा। ये क्या था, इस शिक्षकों के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना के रूप में कार्य करता था या करता है। देश भर के सभी शिक्षकों को डिजिटल तकनीक में क्या है, एडवांसमेंट में उन्नत करना, उनको अपडेट करना, उनको जानकारी देना, इसका काम था। इसके बाद ई नाम, आपको मालूम है 14 अप्रैल 2016 को राज्यों में कृषि उपज बाजार समितियों APMC को जोड़ने का काम ये इसके माध्यम से किया गया। एक प्रकार का व्यापार पोर्टल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप अपने जो अनाज है उनको बेच सकते हो, दूसरा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के अनाज को भी खरीद सकता है। इसके माध्यम से इसमें जोड़ने का काम था। ई संजीवनी, मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक टेलीमेडिसिन सेवा मंच है। टेलीमेडिसिन आप समझते हैं कि दूर हम बैठे किसी दूसरे शहर में और दूसरे शहर के डॉक्टर से हम इंटरनेट के माध्यम से इलाज करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये ई संजीवनी इसमें इसके लिए संचालित था। इसके अलावा और अन्य प्रोग्राम भी हैं, जैसे डिजी बुनाई, नाम से ही स्पष्ट है कि डिजिटल बुनाई तो बुनकरों को डिजिटल कलाकृति बनाने, करघे में लोड की जाने वाली साड़ी की डिजाइन विकसित करने में सहायता करता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम डिजी बुनाई। एक प्रकार का ये पहला अपना ओपन सॉफ्टवेयर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों, जो फेरी लगाकर सामान बेचते हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या PM स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की। यह सड़क पर सामान विक्रेताओं के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। यह है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत संचालित की गई थी। इसके अलावा आरोग्य सेतु तो बहुत आपको याद ही होगा, है ना। कोविड-19 के दौरान ये संपर्क अनुरेखण ऐप था आरोग्य सेतु। मतलब आरोग्य सेतु में आपको मालूम है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है वो कहाँ कहाँ गया या उसके कोई संपर्क में आया, उसकी सारी जानकारी लेता था, इससे हम कोविड से बच सकें। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम को कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं जैसे भारत नेट, जिस पर हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप,
इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक गलियारे आदि के रूप में समर्थ बनाए हैं। देखिए, स्टार्टअप और स्टैंड अप जो रोजगार के लिए इसमें लोन प्रदान किए गए थे, आपको मालूम है भारत नेट, जिसमें इंटरनेट को पूरे भारत में प्रसारित करना था। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया मतलब भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था भारत को। ये सारे जो कुछ प्रोग्राम थे वो संचालित किए गए थे और इसके माध्यम से इन्हें बड़ी हेल्प मिली है। डिजिटल इंडिया बड़ा अहम साबित हुआ है इसमें। अब लेकिन इसके अलावा कुछ सीमाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। सीमाएं क्या हैं कि सफल क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं हैं। सबसे पहले डिजिटल निरक्षरता। भारत में डिजिटल साक्षरता की ही कमी है। सभी लोग, पहली बात तो बड़ी समस्या है कि सबके पास इसकी नॉलेज ही नहीं है ना। दूसरा, हम आगे देखते हैं कि नॉलेज भी है तो दूसरी समस्या है कि इंटरनेट की स्पीड बड़ी कम है हमारे यहाँ। हम 5G 6G की बात कर रहे हैं ना आगे चल के, और आप अगर ग्रामीण सेक्टर में जाए तो 3G 2G भी कहीं कहीं नहीं चलता है इंटरनेट। खराब बुनियादी संरचना, हमारे यहाँ इंटरनेट के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रा है, वो भी ढांचा डेवलप नहीं है। विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग उनके नियम कानून हैं, तो समन्वय ना होने के कारण भी जो सूचनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनका आदान प्रदान सही तरीके से, सुचारू रूप से, सरल और तीव्र तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। कराधान आदि संबंधी भी कुछ इसमें मामले हैं। इस कार्यक्रम की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, है ना, या लाभ उठाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। अगर इन चुनौतियों का समाधान नहीं होगा तो हम वांछित जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में थोड़ी समस्या हमें हो सकती है। क्योंकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये 6 ठोस रणनीतिक कदम लिए जा रहे हैं जो भारत की सफलता की कहानी में योगदान देने एवं $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को पूरा करने हेतु डिजिटल 4.0 के लिए नए डिजिटल राष्ट्र के निर्माण में सहायता कर सकता है। पहला, वैज्ञानिक सोच का समावेश। साइंटिफिक टेम्परामेंट का हमें यूज करना होगा, जहां धारणा सोच नीतियों को संचालित नहीं करती है। डेटा तक पहुंच, उपकरणों की कम लागत, विशेष रूप से स्मार्टफोन। सब लोगों पर जब स्मार्टफोन की जो प्राइस है ना, प्राइस कम कर दी जाए। कम कैसे होगी? उसमें लागत कम आए। अगर कॉस्टिंग कम रहेगी तो सब लोग तक मोबाइल पहुंचेगा, मोबाइल पहुंचेगा तो इंटरनेट उसमें पहुंचेगा, इंटरनेट मोबाइल दोनों कोरिलेटेड हैं और इस तरीके से डिजिटल इंडिया को हम बढ़ावा दे सकते हैं। उच्च गति प्रौद्योगिकी और निर्बाध कनेक्टिविटी, बिना किसी की ऐसा नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए 5G और 6G की ओर बढ़ना चाहिए, है ना। साथ में जो ग्रामीण सेक्टर है, जो दूरांचल क्षेत्र है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि शहरों में ही आप 5G 4G चलाते रहें और गांव में 3G में भी संकट उत्पन्न हो। गुणवत्ता और स्थानीय भाषा सामग्री, क्वालिटी बढ़ाई जाए और स्थानीय जो भाषाएं होती हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, जिससे किसी को अगर इंग्लिश नहीं आती है, किसी को हिंदी नहीं आती है, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इसका प्रयोग कर सकें। इसके अलावा निवारण, लोकपाल शिकायत निवारण अधिकारी होती, निश्चित स्थानों के साथ एक सुरक्षित साइबर स्पेस दिया जाए, ठीक है। अक्षय ऊर्जा, बिजली का निर्बाध आपूर्ति, मतलब लाइट लगातार बिना किसी रुकावट के चलती रहे। हरित प्रौद्योगिकी, अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना तथा अधिक से अधिक विभागों एक दूसरे से जोड़ना, मतलब इंटरनेट से सभी विभागों को जोड़ दिया जाए बिना किसी बाधा रहे। निर्बाध रूप से इंटरनेट की सर्विस आपको मिले, बिजली की सर्विस प्रोवाइड हो और सभी विभागों में समन्वय हो, तो हम इसका लाभ आगे उठा सकते हैं। ये हमें इसके लिए कार्य भी करना होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने ये चर्चा की है और इन टॉपिक्स में से आप देखिए कि कुछ आपके मेंस जो फैक्चुअल तथ्य हैं वो प्री में बन सकते हैं और कुछ जैसे लाभ किसी के देखें हम, किसी की अगर सीमाएं देखें, तो ऐसे क्वेश्चन आपके अधिकतर मेंस में बन सकते हैं, एनालिटिकली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि कौन सा प्री में बन सकता है और कौन सा मेंस में बन सकता है। इसके अलावा आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है या व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी।
नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।